नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ से आई है। भेजने वाले हैं अशोक जी। अशोक जी छत्तीसगढ़ में शहर में रहते थे और उनकी छोटे भाई की शादी गांव देहात में हुई थी। उनकी पत्नी मैके गई हुई थी। आज जब उनको लेने के लिए छोटे भाई गए थे तब उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ था। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटना घटी थी, आइए जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं छत्तीसगढ़ के एक शहर में रहता था अपने परिवार के साथ में। पहले मेरे माँ गुजर गई और कुछ दिन पहले मेरे पिता गुजर गए थे। छोटे भाई की मैं शादी कर दिया था। अब उस घर में मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे और मेरे छोटे भाई जिसका नाम विजय था, उसकी पत्नी, इतने ही परिवार हमारा था। अब मेरे परिवार ही मेरी दुनिया थी। मुझे अपने छोटे भाई से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। अब मेरा छोटा भाई भी मुझे बहुत मानता था। वो हर एक बात मुझसे ज़रूर शेयर करता था जो करने लायक होता था। अब मैं इसकी इस बात पर बहुत खुश रहता था कि मेरा छोटा भाई मुझसे कोई बात छिपाता नहीं है। अब छोटे भाई जिसका नाम विजय था, उसकी जो पत्नी थी, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और फिर हमें भेजना पड़ा उसको कि भाई माँ की बात है और जाना भी ज़रूरी था। ऐसे में ना जाओगे तो कब जाओगे। मैंने विजय को बोला कि देख, अपनी पत्नी को साथ में ले जाओ, कार मेरी ले जाओ और जाओ, मिल के आओ। अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। अब विजय चला गया था अपनी पत्नी को लेकर के और एक दिन रुक करके वो पत्नी को वहीं छोड़ दिया और फिर वो वापस आ गया था। और उसने सब फ़ोन पर मेरे से वहाँ से बात किया था कि भैया, माँ उसकी हॉस्पिटल से घर आ गई है, लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि उसकी मैं सेवा पानी करूं कुछ दिन रुक रुक करके। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ऐसे में नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे। अब फिर वो वापस लौट आया था। अब इस बात को करीब करीब 1 महीना बीत चुका था। हालांकि विजय अपनी पत्नी से बात किया करता था और उसी बीच में मेरी जो पत्नी थी उसकी तबीयत बिगड़ गई। बुखार चढ़ गया था और टाइफाइड बन चुका था। अब डॉक्टरों ने सलाह दिया था कि उसको आराम की ज़रूरत है, उसको भाग दौड़ नहीं करनी है, खाना नहीं बनाना है, बर्तन नहीं साफ करना है। अब बच्चों को देख रेख कौन करेगा। बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी। मैं तो सुबह सुबह अपना ऑफिस निकल जाता और मेरा भाई भी, विजय भी। तो आखिर हमने सोचा कि उसकी, विजय को, पत्नी को बुलाया जाए ताकि वो घर को संभाल सके। और मैं बोला विजय से कि अपने ससुराल में बात करो कि हम आ रहे हैं लेने के लिए, भाभी की तबीयत खराब हो गई है। तो उसने बात किया तो बोले ठीक है, उसके ससुराल वाले कि आकर के ले जाओ। अगले दिन
मेरा भाई मेरा कार लेकर के निकल चुका था। मैं रास्ते में उससे बात करता रहता था कि कहाँ पहुँचा, अब कितना टाइम लगेगा। और वो ससुराल पहुँच गया था और बोला कि भैया मैं पहुँच गया हूँ। लेकिन पहुँचा था शाम के वक्त में, क्योंकि घर से ही लेट निकला था तो टाइम तो लगना ही था। मैं बोला देखो अब तुम सुबह सुबह ही निकलना वहाँ से, क्योंकि अब वापसी चलोगे तो रात हो जाएगी और रात में सफ़र करना ठीक नहीं है, क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा ही है। लेकिन वो कहने लगा अरे भैया रोड तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्या करूँगा एक रात रुक करके यहाँ पर, मैं निकल लेता हूँ और रात तक देर रात तक पहुँच जाऊँगा। भाभी की तबीयत भी खराब है तो देखभाल तो कोई करने वाला है नहीं। मैं उसको समझाता रहा कि देख जब इतनी बात हो चुकी है, इतनी रात हो चुकी है तो रात भर रुक जा और सुबह तड़के तड़के निकल आना। लेकिन वो कहने लगा कि भैया यहाँ पर रुक के कोई फ़ायदा तो है नहीं, मैं निकल ही लेता हूँ थोड़ी देर में। अब वो जिद करने लगा था बच्चों की तरह, कह रहा था कि भाभी को कौन देखेगा। आप आखिरकार मैं हाँ बोली दिया कि ठीक है निकल लो, लेकिन कार जो है रात में संभल संभल कर चलाना। वो कहने लगा भैया आप टेंशन मत करो, मैं जब कुछ दूर पहुंचूंगा तो आपको विजय मुझे बताता रहा कि मैं भैया यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब इतना और टाइम लगेगा आगे तक आने में। वो फ़ोन पर हमारी बातचीत चल रही थी और विजय जो था अब शहर के नज़दीक पहुंचने वाला था, बाईपास के पास में। अब रात का टाइम हो चुका था, करीब 10:30 से ऊपर का टाइम अब हो गया था। अब विजय से जो मेरी आखिरी बात हुई थी वो बाईपास से करीब 10 किलोमीटर पीछे था वो, और वो कहने लगा कि भैया मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद जो फ़ोन था वो शायद बंद हो गया था विजय का। अब आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अब विजय का मैं फ़ोन मिला रहा हूँ लेकिन विजय का फ़ोन काम नहीं कर रहा था। आखिरकार हम देखते रहे बाट उसकी कि शायद विजय का फ़ोन ख़राब हो गया हो, बैटरी डाउन हो गई हो, लेकिन कार में तो सब फ़ोन को चार्ज करने का सिस्टम लगा हुआ था, तो ऐसा भला कैसे हो सकता है। विजय इतना लापरवाह तो हो नहीं सकता। लेकिन मुझे पक्का था पता कि विजय जरूर आ जाएगा। अब रात के 12 बज चुके थे। मैं छत पर खड़ा और देख रहा था विजय का रास्ता कि कब उसकी गाड़ी की हेडलाइट का रोशनी हमें दिखाई देगी, लेकिन विजय का कोई भी पता नहीं था। मन में तरह तरह का शंकाएं चल रही थी कि आखिर विजय के साथ में क्या हुआ। मैं बहुत परेशान हो चुका था। अब विजय की जो मोटरसाइकिल थी नीचे खड़ी थी। अब मेरे से रहा नहीं गया तो आखिरकार मैं अपनी पत्नी से बोला कि देखो मैं जा रहा हूँ विजय को ढूंढने के लिए, पता नहीं कहाँ पर रह गया है। उससे लास्ट मेरी बात को बहुत देर हो गया, उसके बाद फ़ोन उसका बंद हो गया है। अब तक तो उसको घर पर कभी का आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुँचा है। तो मैं बाईपास पर जा रहा हूँ और वहाँ देखता हूँ शायद विजय का कुछ पता चले। पत्नी ने बोला हाँ चले जाइए, मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। मैंने कहा कि नहीं तुम बिस्तर से मत उठो, मैं बाहर से ही लॉक कर दूँगा। और मैं बाहर से लॉक करके बाइक निकाल करके और मैं बाईपास की तरफ चल दिया था। बाईपास के आगे एक श्मशान जगह थी। वो श्मशान थी जहाँ पर दिन में भी आदमी डर जाते थे। लोग बाग कहते थे कि उस श्मशान में दिन के दोपहर के टाइम में भी वहाँ पर भूत नज़र आते हैं। और रात की तो बात ही अलग थी।
मुझे उसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था कि कहीं रात के टाइम में उस श्मशान से के पास से जब विजय गुजर रहा होगा तो उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। मुझे यही चिंता खाई जा रही थी। अब बाईपास के पास पहुंच गया था बाइक लेकर के, और वहां पर मैं देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक मेरी कार का कहीं पता नहीं था। सड़क पर अब जो वाहन चल रहे थे उनका भी आना जाना लगभग बंद हो चुका था, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। मैं अब आगे निकलने लगा कि बाईपास के आगे ही वो श्मशान था, ताकि मैं उधर जाके एक नज़र देखूं। लेकिन डर तो मुझे भी लग रहा था अकेले वहाँ पर जाते हुए, लेकिन मन में भगवान भगवान करते हुए, बजरंग बली का नाम लेते हुए मैं उस जगह तक पहुँच गया। लेकिन उस श्मशान के आसपास भी मेरी भाई की गाड़ी नज़र नहीं आई। अब मैं थोड़ा आगे पहुँच गया था। जब आगे पहुँचा तो वहाँ पर एक ढाबा खुला हुआ मुझे दिखाई दिया। अब मैं ढाबे पर ले जाकर अपनी बाइक रोकी और जल्दी से उतर करके ढाबे के मालिक के पास पहुँचा। अब मैं अपने भाई के बारे में जानकारी लेना चाहता था। मैं अपने भाई को हुलिया बताया और अपनी कार का रंग वगैरह, नंबर वगैरह कुछ बताया ताकि जानकारी मिल सके। तब वो जो ढाबे वाला था कह रहा था कि हाँ साहब, गाड़ी तो यहाँ पर आई थी, रुकी थी और हमसे ठंडा का पानी का बोतल लेके गए थे। इतना तो मुझे ध्यान है, लेकिन इस बात को तो काफ़ी देर हो चुका है। अब मैं ढाबे वाले की बात सुन करके मैं बेहद डर चुका था, क्योंकि भाई तो घर पहुंचा नहीं था। अब मैं रास्ते भर में देखता आ गया था। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। अब मैं डरा हुआ भी था, और तभी वो ढाबे वाला कहने लगा कि अरे भाई साहब, कहीं वो श्मशान के पास में कोई घटना तो नहीं हो गई है? क्योंकि वहाँ पर कुछ न कुछ हर महीने में होता रहता है, तो आपने देखा था आते वक्त में? मैंने बोला हाँ भाई, मैं वहाँ पर देखा था, लेकिन मेरी कार कहीं पर नज़र नहीं आई। वो कहने लगा कि भाई फिर तो आगे निकल गए होंगे शहर में, एक बार वापस जाइए आप, या घर पर फ़ोन करके देखिए। उसका कहना भी ठीक था। मैं घर पर पत्नी को फ़ोन मिलाया, लेकिन विजय घर नहीं पहुंचा था। अब मैं वहाँ से वापसी हो लिया था। मेरा इरादा श्मशान के पास जाने का था, लेकिन मैं बहुत घबरा रहा था, डरा हुआ था, कहीं मेरे साथ में कुछ ना हो जाए। मैं श्मशान के पास में अपनी बाइक रोक दिया और बाइक पर ही सवार मैं श्मशान के साइड में देखने लगा, ताकि मेरे भाई का कुछ सुराग मिल सके, गाड़ी कहीं पर नजर आए। और करीब 10 मिनट में वैसे ही इंतज़ार कर रहा था। इस बीच कई गाड़ियां वहां से गुजरी और सब ने मुझे अपनी गाड़ी रोक करके बोला, भाई इस जगह पर क्यों खड़े हो रात को? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये श्मशान वाला इलाका है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, निकल जाओ भाई यहाँ से। अब मैं उनसे क्या बोलूँ कि मैं किस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मेरा भाई कहीं पर मिल नहीं रहा है। वो लोग गाड़ी वाले चले गए मुझे चिता करके। मैं भी अब वहाँ से चलने को तैयार हो गया कि चलो कहीं और चल के आगे में ढूंढा जाएगा। तभी लगा कि मेरी गाड़ी नजर आई है एक पल के लिए। श्मशान के पास में थोड़ा बहुत पेड़ लगे हुए थे उसके गेट के आसपास में। एक पेड़ के पास में मेरी गाड़ी एक पल के लिए नजर आई थी, जैसे उसमें कोई लाइट जला था। मैं देख करके हैरान रह गया था कि वहाँ पर मेरी गाड़ी क्या कर रही है, क्या विजय वहाँ पर क्या कर रहा है। मैं जल्दी से बाइक अपना स्टार्ट किया और उस तरफ चल दिया था जहाँ पर मुझे गाड़ी की एक झलक दिखी थी।
मन में डर भी था। मैं हनुमान चालीसा मन में याद करते हुए और उस पेड़ के पास पहुंचा। हाँ, जब मैं वहाँ पहुंचा तो देखा तो मेरी गाड़ी तो पेड़ के पास में खड़ी है और दोनों आगे के गेट खुला हुआ है। अब विजय जो है वो अपनी ड्राइविंग सीट पर ही लग रहा था कि जैसे बेहोश है या मर चुका है। हाँ, उसकी जो पत्नी उसके बगल में बैठी थी वो भी गर्दन उसका लुढ़का हुआ था, जैसे वो भी उसके साथ में भी कुछ हो चुका है। मैं उन दोनों को देख करके कांप गया था। डर के मारे मेरी बुरी हालत हो गई थी। अब मुझे जो अंदेशा हो रहा था अब वो सच हो गया था। मैं अब कांप गया था उन दोनों को देख करके। मैं विजय विजय चिल्लाने लगा। मैं उसकी सांस की जो गर्दन की वो चीज़ है जहाँ पर सांस चलती हुई दिखाई देती है, सांस लेते हुए व्यक्ति, मैं देखने लगा था। और जब उसकी सांस चलती हुई मुझे नज़र आई तब मुझे चैन पड़ा था। हाँ, मैं उसको होश में लाने को कोशिश करने लगा, विजय उठ जा, विजय उठ जा। लेकिन विजय उठ नहीं रहा था। मैं उसकी पत्नी को आवाज़ लगाने लगा लेकिन वो भी बेसुध हुई पड़ी थी। ना जाने उन दोनों के साथ में क्या हो गया था। आखिरकार मैं जो पानी गाड़ी में रखा हुआ था बोतल, अब बोतल निकाल करके मैं उनके चेहरे पर मारने लगा, छींटे लगाने लगा। अब कुछ देर के बाद में मेरी भाई की जो पत्नी थी उसका होश आया। और जैसे ही होश आया वो चिल्ला पड़ी जोर से। डर के मारे उसकी आंखें एकदम मोटी मोटी दिखाई देने लगी थी। डर से पूरा बदन कांप रहा था उसका। मैं समझ गया था कि इनके साथ में कुछ न कुछ तो हुआ है। और फिर मैं अपने भाई को उठाने लगा। भाई भी थोड़ी देर के बाद उसको भी होश आ गया था और वो भी बिल्कुल डरा हुआ था, एकदम कांप रहा था डर से। होश में आते ही आंखें फाड़ फाड़ करके बाहर देखने लगा था। मैं बोला, भाई डरो मत, मैं आ गया हूँ, डरने की वजह नहीं है, तुम गाड़ी चला सकते हो ना। वो कई पल तो मुझे देखता रहा कि मैं वहाँ पर सही में पहुँच गया हूँ। उसको विश्वास शायद नहीं हो रहा था कि मैं इस जगह पर आ जाऊँगा, और भी आधी रात के वक्त में। लेकिन अब मैं उसको विश्वास दिला दिया था कि मैं ही हूँ इस जगह पर, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम गाड़ी चला सकते हो ना मेरे भाई। वो डरते डरते बोला, हाँ भाई चला लूँगा, लेकिन जल्दी गाड़ी को स्टार्ट करो और आगे निकालो। अब जो उसकी पत्नी थी वो भी डरी हुई काफ़ी नज़र आ रही थी, बदन उसके भी कांप रहे थे डर से। मैंने उसको भी समझाया, देखो जो भी तुम्हारे साथ में हुआ है मैं अभी पूछना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अब आ गया हूँ, अब तुम लोग डरो नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब घर चलते हैं। अब वहाँ से गाड़ी विजय निकाल चुका था। अब मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा था और करीब आधा पौने घंटे के बाद में हम अपने घर में थे। विजय की हालत देख करके मेरी पत्नी भी रोने लगी थी कि आखिर इन दोनों के साथ में क्या हुआ था। ये तो मुझे भी जानकारी नहीं थी, ना मैं उस जगह पर पूछना भी उचित समझा था। जब वो लोग घर में शांत हो गए, उनको लगा कि हम सुरक्षित हैं, और तब मैंने उनसे पूछा कि विजय क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। विजय डरते डरते बताने लगा कि भैया हम पिछले ढाबे पर पानी की बोतल लेने गए थे, और उससे पहले में हमारी आपकी बातचीत हुई थी, और मैं आपसे बोला भी था कि हम बाईपास के पास पहुंचने वाले हैं, और इसके बाद हम इस ढाबे पर आए क्योंकि मेरी पत्नी पानी मांग रही थी। अब मैं जैसे ही पानी की बोतल लेके आया और फिर मैं सोचा कि आपको फ़ोन कर दूं कि हम अब थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसी वक्त में हमारा फ़ोन बंद हो गया था। मैं चार्जिंग पे भी लगाया लेकिन चार्ज भी नहीं ले रहा था। ना जाने फ़ोन में क्या हो गया था। अब मेरी पत्नी के पास तो फ़ोन था ही नहीं।
अब मैं वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही मैं श्मशान घाट के पास पहुँचा था और अचानक हमारे सामने में दो भैंसा, काले काले से भैंसा आकर के रोड पर खड़े हो गए। आखिरकार हमें मजबूरी में गाड़ी को रोकना पड़ा, लेकिन वो भैंसे थे कि रोड से हट नहीं रहे थे। मैं अब भैंसों को भगाने के चक्कर में लगा हुआ था कि कैसे भी भैंसा वहाँ से रोड से हट जाए। और तभी हमारे गाड़ी के पीछे से एक औरत की परछाई सी दिखी मुझे, काले रंग की परछाई थी। और जैसे ही मैं उस परछाई की तरफ देखने लगा, वो परछाई कब आके मेरे पास में आ गई, पहुंच गई, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, उसके बाद तो मुझे होश नहीं था। हम अपना होश खो चुके थे। इसके बाद विजय की पत्नी ने बताया कि जब हमने परछाई देखी तो मैं तो देख करके डर गई थी। इतनी भयानक शक्ल मैंने आज तक किसी इंसान का नहीं देखी होगी। वो परछाई इतनी ही बदसूरत थी और उसके शरीर से जैसे गंध निकल रहा था, सड़े हुए मांस की तरह। हाँ, मैं तो चिल्लाने लगी थी, बचाओ बचाओ, लेकिन वो परछाई हमारे पास सीट के पास पहुंच गई और मुझे लगा कि मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई हो। हाँ, मैं उसी वक्त में अपना होश खो बैठी थी। हाँ, जब होश आया तो आप मुझे उठा रहे थे। अब मैं उन दोनों की बात सुन करके डर चुका था। मुझे जिस चीज़ का अंदेशा था वही निकला। वो काली परछाई चुड़ैल उसी श्मशान की थी और कई लोगों को वो ऐसा दिख चुकी थी, कई लोगों को वो रोक चुकी थी रास्ता। उस चुड़ैल ने आतंक मचा रखा था कि वो ढाबा वाला बताता था। हाँ, मैं उसी चीज़ से चिंतित था। हाँ, इसीलिए मैं अपने भाई को रोक रहा था कि तुम रात रुक जाओ, अपने ससुराल में सुबह सुबह ही निकल आना। लेकिन भाई ने बच्चों की तरह जिद पकड़ लिया था। हाँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि ठीक है आओ, लेकिन संभल करके आना। अब भाई हमारा ठीक था, लेकिन पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। दोनों लोग हमारे कमरे में ही थे और डरे हुए थे। मेरी पत्नी बोली कि इनको गंगा जल पूजा से ले आकर के दो ताकि इनको वो बुरा चीज़ इनसे दूर रहे, और वही मैंने किया। दोनों को गंगा जल, पवित्र गंगा जल ला करके दिया ताकि चनामृत की तरह वो पी सके। हाँ, वाकई में उस गंगा जल ने बहुत फायदा किया था। अब वो आराम से चैन से रात में सो गए थे। हाँ, सुबह जब उठे थे तो उनके चेहरे पर डर तो था, लेकिन रात जैसा नहीं था। लेकिन मैं सुबह में मंदिर में ले गया था पंडित जी के पास में, ताकि दिखवा दूं कि इनको ऊपर में कोई ऐसा बात तो नहीं है, किसी चुड़ैल का साया तो नहीं है। पंडित जी बोले उनको दोनों को देख करके कि ना, डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम सुबह शाम एक आध दिन इनको आरती के टाइम भेज दिया करो, ताकि कोई ऐसी बाधा भी हो तो दूर हो जाए। वो जो मंदिर था बजरंग बली का था, और वहाँ तो कैसा भी भूत हो वो तो दूर ही भागता है। और वही हमने किया, सुबह शाम लेकर के आरती के टाइम में पहुँच जाते थे, और ऐसा हमने करीब करीब 4-5 दिन किया था। हाँ, इसके बाद वो लोग, जो डर था उनके चेहरे पर, वो ख़त्म हो गया था। लेकिन उस चीज़ को मैं, उस घटना को भूल नहीं पाता हूँ। जो मैंने जिस कंडीशन में अपने भाई को उस शमशान के पेड़ों के पास में देखा था, मुझे देख करके लगा था कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी पत्नी भी नहीं रही। लेकिन कोई तो शक्ति थी जो मेरे भाई को बचा के रखी थी, चाहे वो मेरे माता पिता हों या मेरे कुल देवता हों। तो दोस्तों, ये थी अशोक जी की अपनी आप बीती।
अगर आपके पास भी इस तरह का कोई आप बीती है, कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो आपको बेहद पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद जरूर लीजिए। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं एक ऐसी ही घटना में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।